अब आप लोग से पूछना पड़ता है, तबीयत तो खराब नहीं है, क्यों आ क्यों नहीं रहे, क्यों देखो फोटो खींच रहा है लड़का, क्यों कितने दिन बाद आ रहे हो जी, क्यों 1 महीने बाद आ रहे हो। लाइट और कहाँ अंधेरा है जी, क्यों इसको जला दो, इसको हाँ ये वाला जला दो ना, ये भी फ्यूज हो गया। आप लोग अकेले नहीं रहते, आप लोगों को दिक्कत है कि हाँ आप लोग को ऐप पे जो क्लासेज मिल जाती है उससे आप लोग बहुत बड़ा अपने आप को हीरो बनने लगते हो, क्यों सोचते हो कि सर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए ऐप पे तो हम पढ़ ही लेंगे, क्यों रेगुलर रहिए। तुम कहाँ से थे कल, क्यों तुम तो रेगुलर अभी नहीं करती हो, क्यों 2 दिन आओगे 10 दिन अभी नहीं करोगे तुम, क्यों अब बताओ पॉलिटी खत्म होने वाला है, मात्र 3 दिन की पॉलिटी बची है। आज कल परसों दशहरे के पहले एकदम जबरदस्त तरीके से खत्म कर देंगे पॉलिटी, क्यों अब 3 दिन में पॉलिटी में तुम 3 दिन आ रहे हो 10 दिन अभी नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्यों घर वाले भी जानते हैं तुम लोग के बारे में कि बस केवल कोचिंग वाले टीचर जानते हैं कि नहीं आते, क्यों घर वाले भी जानते हैं, अच्छा यही जानते हैं, मतलब हम जानते हैं, पार्टनर जानते हैं, हर चीज जानते हैं, क्यों चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या पढ़ा रहे थे आप लोग में, चलो अच्छी बात है, भगन सर भी स्वस्थ हो गए, क्लास ले रहे हैं, अब तो क्लास चल रही है ना प्रॉपर, क्यों अभी लेकिन उस हिसाब से कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा सर पे, क्यों थोड़ी वीकनेस दिख रही है, क्यों क्या करें, फुल एनर्जी में नहीं है ना, क्यों मैंने उनको कहा था कि आप टेंशन ना लीजिए, क्यों आप हनुमान जी हैं, आप में धीरे धीरे शक्तियों को जगाना पड़ता है, क्यों हाँ उनसे मैंने कहा पिन कहाँ जी, क्यों अच्छा पिन यहाँ है, उनसे मैं कहा था कि आपके अंदर एनर्जी है, अर्थात एनर्जी, आप पूरे पहाड़ को उठा सकते हैं, क्यों राम जी को जब चोट लगा था, राम जी को कह रहे हैं लक्ष्मण जी को चोट, क्यों लक्ष्मण जी को चोट लगा था, जब हनुमान जी गए तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सी जड़ी बूटी पंडित जी कहे लाने के लिए, वेद से उनको कुछ नहीं समझ में आया, पहाड़े उठा रहा है, क्यों वैसे भगवान जी कप्तान है हम लोग के, है कि नहीं, अब उनको शक्तियों को बताना पड़ेगा, आप टेंशन ना लीजिए, सब चीजें लगी रहती हैं, आप अपने आप को फिर से अपने उभर के आएंगे, क्यों लेकिन इस बार उभर के आएंगे, रावण की बध जब होगी 12 तारीख को, है कि नहीं, बुराइयों के दिन चले जाएंगे तब अच्छाई आएंगे, क्यों तब जाके भगवान सर अपने रूप में आएंगे, क्यों है कि नहीं, अच्छे हैं कोई ऐसा नहीं, व्यक्तिगत के अच्छे अच्छा पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो आज कौन सा, आज पढ़ा के मतलब कल पढ़ा के छुट्टी की परसों, अच्छा मतलब परसों 11 को पढ़ा के छुट्टी होगी, क्यों चलिए तब अच्छी बात है। 11 के बाद आप लोग प्रयागराज रहेंगे, घर चले जाएंगे, मतलब घर ही रहेंगे, अच्छा यही रहेंगे, कितने लोग घर जा रहे हैं, क्यों तुम लोग गधे हो, क्यों मतलब 3 दिन की छुट्टी मिली है तुम लोग को 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मिली, ये नहीं है कि प्रयागराज पढ़ सकते हो, ये बताओ दिवाली में कम से कम 8 से 10 दिन की छुट्टी रहती है, तुमको क्या लग रहा है 2 दिन की दिवाली बंद होगी क्या, हाँ तब पूरा 10 दिन की छुट्टी रहेगी, यहाँ 3 दिन जाओगे 10 दिन घर क्या करोगे जाके बताओ, एक ही में जाओ, दिवाली में जाओ चाहे दशहरे में जाओ, भाई 31 को दिवाली है कि नहीं, और 29 को धनतेरस है, तो मान लो उस दिन तो बंद ही हो जाएगा, 29 को बंद करना ही पड़ेगा, 3 तारीख को भैया दूज है, संडे 3 तारीख को है, 4 तारीख को कम से कम ओपन होगी, 3 दिन इधर और 3 दिन उधर, मिनिमम 6-7 दिन दिख रहा छुट्टी, है कि 6 तारीख को छठ, अगर उसको देखा जाए तो पूरा 12-13 दिन छुट्टी हो जाएगी, तो सोचो अपने बारे में, क्यों पढ़ाई पे ज्यादा मत दो, घर जाना जरूरी नहीं है, क्यों तुम लोग घूमने जा रहे हो कि ऐसे जा रहे हो, क्यों अच्छा राशन खत्म हो गया तुम लोग की भी गजब समस्या है, क्यों मतलब दाल चावल के लिए तुम लोग घर पहुंच जाए, कोई आ रहा है तो मंगवा लो उससे, क्यों हाँ तो मतलब तीनों लोग जाओगे, क्यों एक लोग को भेज दो राशन के लिए, 10 दिन के रहना है, 10 दिन और तो बचाओ, क्यों भाई 12, 13, 14 3 दिन बंद है, 10 दिन और क्लास करोगे, इसके बाद दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, तो मतलब जरूरी है कि 3 लोग राशन, 3 बोरा लाओगे राशन, क्यों एक बार राशन लेते जाओ, क्यों कितना खा दो भाई तुम लोग, क्यों बीच में भी तुम लोग राशन लेने गए तो पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, कर राशन लेने जा रहे हैं, क्यों मतलब 3 टाइम खा दो क्या, सुबह दोपहर शाम, क्यों हाँ तब अच्छा तभी बीमार पड़े हैं इतना ना खाओ, अल्पाहारी बनो, क्यों कम खाओगे पढ़ोगे ज्यादा तो अच्छा रहेगा, क्यों मेन बात प्रयागराज का उद्देश्य रहे कि आप लोग कितना पढ़ाई किए हैं, एक दिन आप बैठिएगा 24 घंटे में अपना स्टेटस देखिएगा कि 24 घंटे में मैंने कितने घंटे पढ़ाई किया, कितने घंटे पढ़ाई नहीं किया, जब आपको ये लगेगा कि अगर 5 घंटे से मैंने पढ़ाई कम किया है तो आपका प्रयागराज रहना बेकार है, इससे अच्छा गांव कस्बे में जो लड़के हैं तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को कहीं बेहतर है आप लोग से, क्योंकि प्रयागराज रह के ऑफलाइन पढ़ के अगर आप मिनिमम अपने से सेल्फ स्टडी 5 घंटा नहीं करते हैं तो बेकार है प्रयागराज रहना। इन्हें सोचिए कि नीरज सर पॉलिटी पढ़ा दे रहे हैं, भगन से पढ़ा दे रहे हैं, अन्य टीचर पढ़ा दे रहे हैं, आलोक से पढ़ा दे रहे हैं, तो अच्छा बेहतर जाएगा, ये ऐसा नहीं है, जब तक अपने सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाया था, मैंने तो अपना 100% दे दिया, उसको आप कितने अच्छे तरीके से तैयार करते हैं वो अमान रखता, देखो पेज प्लेट ले लेंगे गधे सब, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नाम नहीं लिया पेज प्लेट नहीं लगा, क्यों लग रहा तुम्हारा तैयार नहीं है, क्यों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, चले खड़े हो जाओ, तुम कल हाथ उठाए थे, क्यों पूछे थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तैयार है कि नहीं, हाथ उठाए थे, क्यों हमें याद है, तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा, चलो बताओ 124 से लेकर 143 तक क्या क्या उल्लेख किया गया, अब बोलते रहो ना, क्यों हाँ आर्टिकल 125 बताओ, 24 के बाद 25 से नहीं पता है, कल तो हाथ उठाए थे एकदम जबरदस्त तरीके से, क्यों मतलब झूठिया भौकाल टाइट करने के लिए उठाए थे क्या, क्यों बैठो याद नहीं है, पता नहीं तुम लोग क्या खाते हो क्या नहीं खाते, क्यों देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ा दिए, तैयारी नहीं किसी को, बताओ कैसे किया जाए, बताओ 3 दिन बाद पॉलिटी ओवर हो जाए पूरा 100%, पूरी एकदम जबरदस्त लेवल तक संविधान पढ़ा दिया, देख लो कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, पूरी कसर नहीं छोड़ा, लोगों का 20 दिन में संविधान कंप्लीट हो जाता, 10 दिन मौलिक अधिकार पढ़ा था, 10 दिन तक राष्ट्रपति पढ़ाया था, 20 दिन पढ़ाया था, सोचो यही 2 टॉपिक, तो लोग पढ़ भी नहीं करते, तो क्या क्या कहा जाए तुम लोग को, क्या समझाया जाए, क्यों अब तो मुझे लगता है ज्यादा समझा देंगे धरती फट जाएगी तुम लोग को, प्रलय आ जाएगा, क्यों और ना याद हो तो हाथ ना उठाएगा ना, झूठिया का तुम लोग बताओ, ना याद है तब वो अपने आप को अच्छा भौकाल टाइट करने के लिए हाथ उठाते रहो, क्यों अच्छी बात, क्यों जी तुम याद किया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट
अच्छी बात। अब किसको किसको समझाया जाए, भगवान मालिक। पढ़ने से लग रहा तुम लोग संन्यास ले लियो क्यों? अब मैं तो ज्यादा तुम लोग को समझा ही नहीं पाऊंगा, मुझे अगर ज्यादा समझा दूंगा तो सामने तुम लोग तो पागल करोगे, दूसरा भी पागल हो जाएगा क्यों? कोई दूसरा टीचर होता अब तक संविधान कंप्लीट करते करते पागल ही हो जाता क्यों? रात में जाता, दवा खाता करता क्यों? और तुम लोग में खराब आदत है कि रेगुलर नहीं रहते हो। कितने दिन बाद आए हो जी तुम? 10 दिन बाद आए हो। हाँ, देखो गधा हंस रहा है क्यों? याद नहीं, कम से कम याद करो गधे कहीं के। जब बैठ जाओ। अच्छी हालत, तुम लोग को क्या क्या समझाया जाए? अब मैं समझाना ही बंद कर दूंगा, पढ़ो चाहे ना पढ़ो तुम लोग, है कि नहीं? टीचर का काम है समझाना, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। पता नहीं भगवान मालिक है क्या किया जाए। कुछ ऐसे इसमें बैठे हैं एकदम पढ़ने से मतलब ही छोड़ दिए कि मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, क्या करूं क्या ना करूं। भूल जाते हैं कि मम्मी पापा किस लिए भेजे हैं घर पे। एक बार कम से कम अपने लिए नहीं पढ़े तो मम्मी पापा के चेहरे देखकर आप पढ़ लिया करिए, टीचर के चेहरे देखकर पढ़ लिया करिए। पॉजिटिव एनर्जी आगे पढ़ेंगे आप। जब हमारे सब्जेक्ट में इतने गधे हैं तो और सब्जेक्ट में क्या होगा, भगवान मालिक आप लोग का, है कि नहीं? पढ़िए आप लोग, है कि नहीं? हमारा काम समझाना, आपका काम समझना, है कि नहीं? 3 दिन बाद हम नहीं समझाएंगे, कोई दूसरा टीचर आएगा पढ़ाएगा, आपको अच्छे तरीके से करेगा। 3 दिन मतलब 72 घंटे की हम लोग का समय है। हो सकता है आलोक सर कह रहे थे कि मैं सर 9:30 से पढ़ाऊंगा, उस दिन टेक्निकल ना चले, 10 साढ़े बाद हो सकता है नॉन टेक चले, कंप्लीट होगा, है कि नहीं? खुद सोचना चाहिए। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या खाते पीते हैं, सोते हैं कि पढ़ने से मतलब नहीं रखते। बताइए, पूछिए आप लोग से तो ऐसा मुंह बनाएंगे लग रहा है कि हम आपसे 15 लाख रुपया मांग लिए। मतलब आप लोग का उद्देश्य पढ़ना होता है ना। आप लोग प्रयागराज भाई किस लिए आए? पढ़ने के लिए तो आए हैं, क्यों? टाइम पास करने के लिए थोड़ी आए आप लोग, क्यों? तुम क्यों नहीं आ रही थी जी, क्यों? अच्छा, कल ही नहीं आई थी, बाकी सब आई है, क्यों? कल क्यों नहीं आई थी? पता नहीं क्यों आई थी, क्यों? चलो समझो यार, हम लोग जो संविधान का भाग 17 कंप्लीट रूप से लिख लिए थे और इसके बेसिक चीजें की जानना है आर्टिकल के अंतर्गत। समझो भाग 17 में राजभाषा को लिख गया। ये राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, तब हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। हमारे संविधान के भाग 17 में राजभाषा को लिख गया। आप देखेंगे यार, ये हिंदी का भी टॉपिक है और संविधान भी टॉपिक है यार। आपको हिंदी वाले सर भी जब आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा। इस संविधान के अंतर्गत है, मैं पढ़ाता नहीं लेकिन आप लोग को पढ़ा दे रहा हूं कि मान लो हिंदी से भी आए तो प्रश्न आप बेहतर तरीके से कर लिया, कोई इशू ना रह। तो हमारे संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा को लिखा गया। राजभाषा के अंदर आप इसमें पढ़ोगे यार, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है। आप भाषा संबंधित चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो कहने का सेंस ये कि हमारे संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक वो राजभाषा को लिख किया गया। न कि राजभाषा को लिख किया गया, न कि राष्ट्रभाषा को लिख किया गया, न कि मातृभाषा को लिख किया गया, न कि क्षेत्रीय भाषा को लिख किया गया। जो हमारे संविधान में उल्लेख किया गया उसका नाम है राजभाषा को लिख किया गया। तो हमारे संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा को लिख किया गया। तो पूछा जाता है कि हमारे संविधान के किस भाग में राजभाषा को लिख किया गया, क्या बताओगे? 17 में। कहां कहां से आर्टिकल है? 343 से लेकर 351 तक। बोलो, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डियर, राजभाषा क्या डियर? राजभाषा जैसे हम स्टेट लैंग्वेज कहते हैं डियर, राजभाषा क्या डियर? तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर ले सकते हैं। जो राज्य की यानी स्टेट की, जो राज्य की सबसे फेमस भाषा, फेमस मतलब लोकप्रिय, जो राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा क्या है? जो राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हर राज्य की लोकप्रिय भाषा अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय भाषा हिंदी है, कश्मीर की कश्मीरी है, गुजरात की गुजराती है, नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। उत्तराखंड की लोकप्रिय भाषा क्या है? संस्कृत है कि नहीं? तो राजभाषा का मतलब कोई पूछे तो आप बताओगे जो राज्य की सबसे फेमस भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? बोलो भैया। तो कोई पूछे कि जो राज्य की लोकप्रिय भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या यार? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि जो पूरी देश की, जो किसी भी देश की फेमस भाषा यानी लोकप्रिय भाषा होती है उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी राष्ट्रभाषा क्या है यार? जो देश की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी राष्ट्रभाषा क्या है यार? जो राष्ट्र की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है, जो देश की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? हर देश की अलग अलग लोकप्रिय भाषा होती है। जैसे हमारे देश में लोकप्रिय भाषा क्या है? हिंदी है। आप देखेंगे यार, यानी कि पाकिस्तान जाएंगे उसकी लोकप्रिय भाषा क्या है? उर्दू है। मॉरिशस जाएंगे उसमें भोजपुरी बोली जाती है। भाई भोजपुरी से सब लोग परिचित होंगे।
कोई ऐसा नहीं हो जो भोजपुरी का ना जानता होगा, भले भोजपुरी ना बोलता हो लेकिन भोजपुरी उसके जीन में होगा, है कि नहीं? भोजपुरी वो पूरा रटी होगी उसको, क्यों? अगर एक गाना याद करेगा भोजपुरी में पूरा गा डालेगा, क्यों? है कि नहीं? मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जिसकी राष्ट्रभाषा भोजपुरी है डियर। मॉरिशस में लोग भोजपुरी बोलते हैं, का खैला का पीला, कहाँ गईला का रहला, है कि ना? ये सब भोजपुरी है, क्यों? तो भोजपुरी कितने लोग बोलते हैं, क्यों? 4-5 लोग बोलते हैं, क्यों? बाकी लोग सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, क्यों? भोजपुरी नहीं बोलते, क्यों? तो राष्ट्रभाषा का मतलब होता है जो देश की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। भाई चाइना की लोकप्रिय भाषा क्या? चिंग चोंग चुंग है, क्या? तो राजभाषा क्लियर हुआ? बोलो। इसके बाद राजभाषा, जिसे आपसे लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा क्या डियर? जिस भाषाओं में सरकारी कामकाज या पेपर वर्कआउट, यानी जिस भाषाओं में से सरकारी कामकाज या पेपर वर्कआउट किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं, है कि नहीं? तो राजभाषा का मतलब होता है कि जिस भाषाओं से हम पेपर वर्कआउट किए जाते हैं, सरकारी काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो हमारे अंतर्गत आप देखेंगे 99% जो सरकारी काम किए जाते हैं जिस भाषाओं से, वो कौन सी भाषा है डियर? हिंदी डियर। बोलो क्लियर हुआ? तो राजभाषा का मतलब कोई पूछे डियर कि राजभाषा क्या है, तो बताओगे जिस भाषाओं से सरकारी काम किए जाते हैं, पेपर वर्कआउट किए जाते हैं, उस भाषाओं को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और हमारे संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा को लिख किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि डियर कि किस भाग के अंतर्गत राजभाषा को लिख किया गया? 17। कहां से आर्टिकल है? 343 से लेकर 351 तक। मातृभाषा क्या डियर? जब बच्चा जन्म लेता है, जो भाषाएं अपने परिवार में सीखता है। भाई आप बचपन में रहोगे तो आपको भाषाएं परिवार में सिखाई जाती होगी, आपके चाचा हैं, चाची हैं, भाभी हैं, भैया हैं, क्यों? आदमी भाषाओं सीखता था, ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए तुरंत भाषाएं अपने आप बोलने लगे, क्यों? भाई पहले बताया जाता था, सिखाया जाता था। आप देखो बचपन में सिखाया जाता था अनार के दाने लाल लाल, क्यों? आम खाते मिट्ठू लाल। पढ़े हो कि नहीं? अब ना पढ़े होंगे बचपन में तो अब गलत चीज है कि नहीं? तो मातृभाषा का मतलब ये होता है कि जिस भाषाओं में बच्चा जन्म लेता, परिवार में सीखता, उसी को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। ये क्षेत्रीय भाषा तो सब लोग परिचित होंगे डियर। क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है कि जो भाषा आपके क्षेत्र एरिया में बोली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? तो प्लस बनेगा डियर कि जो देश की सबसे फेमस भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। जो राज्य की सबसे फेमस भाषा होती है राजभाषा। जिस भाषाओं से पेपर वर्कआउट किए जाते हैं मातृभाषा। और जो भाषा बच्चा परिवार में जन्म लेता सीखता है मातृभाषा। जो भाषा अपने क्षेत्र एरिया में बोली जाती है क्षेत्रीय भाषा। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल पे डियर। अब जो हम लोग को आर्टिकल पढ़ना डियर, आर्टिकल 343(1) में कहा गया डियर संघ की भाषा होगी हिंदी होगी, लिपि देवनागरिक होगी। यानी जो संघ की भाषा होगी हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरिक होगी। यानी संघ की भाषा मतलब जो केंद्र की भाषा होती है, जितने भी सरकारी काम किए जाएंगे और हिंदी में किए जाएंगे। और लिपि मतलब लिखावट होता है। देखो कुछ लोग कहते हैं देखो कितनी सुंदर तरीके से लिखा, इसकी लिपि बड़ी गजब तरीके से लिखा। जो लिपि होगी वो देवनागरिक होगी। देवनागरिक का मतलब होता है जो लिपि होगी वो क से लेकर ग तक ही लिखा जाता है। और जो लिपि होगी कैसे होगी डियर? देवनागरिक होगी। और आप देखेंगे डियर हमारे अंतर्गत संविधान सभा के आप द्वारा देखेंगे डियर 14 सितंबर 1949 को, आप देखेंगे संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में जो संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरिक होगी? आर्टिकल 343(1) में। देखो आर्टिकल 343(1) कहो चाहे एक कहो, दोनों का सेंस एक ही डियर, है कि नहीं? इसके बाद आर्टिकल 343(2), आर्टिकल 343 में कहा गया डियर कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को केवल 15 वर्षों के लिए सहायक भाषा के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 343(2) में कहा गया कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को केवल 15 वर्षों के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। 15 वर्षों तक दर्जा देने का मतलब है डियर कि संघ की भाषा हिंदी तो होगी लेकिन अंग्रेजी को हम केवल 15 वर्षों तक देश में यूज कर सकते हैं। भाई जैसे आरक्षण था 10 वर्ष के लिए, लेकिन आज 70 साल से ऊपर हो गया, आज भी लोगों को आरक्षण करने के लिए दिया जा रहा है। वैसे हुआ कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को केवल महत्व 15 वर्षों तक दिया जाएगा, लेकिन आज आप देखेंगे 70 साल से ऊपर हो गया संविधान बने में, आज 15 वर्ष से ज्यादा हो गया, इसको कहने कि आज अंग्रेजी को भी महत्व दिया जा रहा है हिंदी के साथ। तो 15 वर्षों तक रीजन कारण क्या था? 15 वर्षों तक रीजन कारण इसलिए था क्योंकि अंग्रेज के जो भी नियम कानून बने थे वो अंग्रेजी में ही बने थे। जैसे 1919 का अधिनियम था, 1773 का रेगुलेटिंग था, आईपीसी था, सीआरपीसी था। तो ये हुआ था कि अंग्रेजी को जैसे हम लोग हिंदी पे हावी होंगे, अंग्रेजी को हम दूरी बना लेंगे, लेकिन अंग्रेजी इतनी हावी हो गई लोग हिंदी कम अंग्रेजी ज्यादा महत्व देने लगे। तो एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को कितने वर्षों तक मान्यता दी गई थी? क्या बताओगे? 15 वर्ष। तो ऑप्शन था 10, 15, 20, 5। क्या बताओगे? 15 वर्ष। तो प्रश्न बनेगा डियर किस आर्टिकल में संघ की भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरिक होगी? क्या बताओगे? 343(1).
इसके बाद आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और राजभाषा आयोग गठन हुआ था 1955 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे थे। तो आर्टिकल 344 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और सबसे पहले राजभाषा आयोग गठन हुआ था 1955 में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे थे। तो पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का गठन करेगा, क्या बताओगे? 344। और भारत में राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे थे। यानी भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग गठन करेगा। किसी भी भाषाओं को अगर मान्यता देना हो अनुसूची 8 के तहत, उस भाषाओं को मान्यता दे सकता है संविधान के आर्टिकल 344 के तहत। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग गठन कर सकता है? 344। और पहले सबसे पहले राजभाषा आयोग गठन कब हुआ था? 1955 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर खरे थे। इसके बाद आप देखेंगे यार 344 के बाद आर्टिकल 345। 345 में कहा गया अनुसूची 8 में, 345 में कहा गया कि अनुसूची 8 में मैंने बताया कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, है कि नहीं? और वर्तमान में कितनी भाषाएं डियर? 22 भाषाएं। तो 345 में कहा गया डियर कि अनुसूची 8 के अंतर्गत जो 22 भाषाएं दी गई हैं अनुसूची 8 के तहत, हर राज्य एक से अधिक भाषाओं को मान्यता दे सकता है। तो कहने का सेंस ये कि अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दी गई है। मूल संविधान मैंने बताया 14 भाषाएं थी, लास्ट में 8 जो प्रेजेंट टाइम 22 भाषाएं। तो 22 भाषाएं जो दी गई अनुसूची 8 के तहत हर राज्य एक से अधिक भाषाओं को मान्यता दे सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है? हिंदी है। कश्मीर की कश्मीरी, गुजरात की गुजराती है, नागालैंड की अंग्रेजी है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? संस्कृत है। तो पूछा जाएगा किस अनुसूची के तहत, किस आर्टिकल के तहत जो 22 भाषाएं दी गई हैं हर राज्य एक से अधिक भाषाओं को मान्यता दे सकता है? क्या बताओगे? आर्टिकल 345, आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 में कहा गया संघ राज्य या राज्य के बीच जो पत्र व्यवहार की भाषा होगी हिंदी और अंग्रेजी में होगी। यानी संविधान का आर्टिकल 346 कहता है कि संघ राज्य यानी केंद्र और राज्य यानी योगी और मोदी जी के बीच या नीतीश और मोदी के बीच, योगी जी के बीच। तो संघ राज्य, केंद्र और राज्य या राज्य के बीच जो पत्र व्यवहार की भाषा होगी हिंदी और अंग्रेजी में होगी। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल में संघ राज्य और राज्य के बीच पत्र व्यवहार की भाषा जो होगी हिंदी अंग्रेजी में होगी? क्या बताओगे? 346 के तहत। आर्टिकल 347, आर्टिकल 347 में कहा गया कि जनसंख्या की मांग पर भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। यानी जनसंख्या की मांग पर भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग गठन कर सकता है। अगर किसी भी भाषा को मान्यता देना हो अनुसूची 8 के तहत, उसको मेंटेन करना हो, उस भाषाओं को अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित करना हो, तो भारत का राष्ट्रीय आर्टिकल 347 के तहत कर सकता है। जैसे भाई अंग्रेजी हुआ, भोजपुरी हुआ, अवधी हुआ, हरियाणवी हुआ, ये सब भाषाएं अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन आप देखेंगे नागालैंड एक ऐसा मात्र राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो नागालैंड में अंग्रेजी बोलने वाले बहुत हैं और वहां की जनसंख्या की मांग पे संविधान के आर्टिकल 347 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग गठन करने के साथ उस भाषाओं को अनुसूची 8 में सम्मिलित किया। मतलब उसकी राजभाषा गठन करके उस राज्य में राजभाषा के तहत अंग्रेजी को मान्यता दिया। तो ही कहा गया कि आर्टिकल 347 में जनसंख्या की मांग पर भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग को क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। कोई पूछे यार किस आर्टिकल के तहत जनसंख्या की मांग पर भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग को गठन कर सकता है? क्या बताओगे? 347। 348 आर्टिकल, 348 आर्टिकल में कहा गया इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी अंग्रेजी होगी, हाई कोर्ट की जो भाषा होगी अंग्रेजी और कैसी होगी यार? हिंदी में होगी। यानी 348 आर्टिकल में कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी मैक्सिमम यूज की जाएगी वो अंग्रेजी में की जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट की जो भाषा यूज की जाएगी किसमें की जाएगी? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में की जाएगी। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में होगी और हाईकोर्ट की भाषा अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगी? क्या बताओगे? 348 आर्टिकल। बोलो क्लियर हुआ? इसके बाद 349 आर्टिकल, 349 आर्टिकल में कहा गया डियर कि भाषा संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा। तो कहने का सेंस डियर कि 349 आर्टिकल में कहा गया भाषा संबंधित कोई भी बिल विधेयक अगर अनुमति लाई जाएगी तो राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा डियर। जैसे किसी भी भाषा को अगर अनुसूची 8 में सम्मिलित करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना मस्ट है डियर, तभी उस अनुमति के आधार पर कहने कि 349 के तहत उस भाषाओं को सम्मिलित किया जाएगा। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत भाषा संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा? क्या बताओगे? 349। नेक्स्ट आर्टिकल 350, 350 आर्टिकल में कहा गया कि अल्पसंख्यक
भाषाएं संबंधित राष्ट्रीय विशेष राज्य का प्रावधान कर सकता है। भाषा संबंधित मैंने आपको बताया दिया, अल्पसंख्यक होता कम संख्या में संख्या जिनकी संख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक के बारे में बताया था, याद करो। आर्टिकल 29 में बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने धर्म भाषा लिपि की रक्षा कर सकते हैं, और आर्टिकल 30 में बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो आर्टिकल 350 में कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भारत का राष्ट्रीय भाषाओं संबंधित विशेष राज्य का प्रावधान कर सकता है। तो कोई पूछे किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भारत का राष्ट्रीय विशेष राज्य का प्रावधान कर सकता है भाषा संबंधित, क्या बताओगे? 350। और 351 आर्टिकल में कहा गया डियर कि सरकार का कर्तव्य है, गवर्नमेंट ऑफ पीएम यानी सरकार का कर्तव्य है कि हिंदी की भाषा का विकास का प्रावधान करेगा डियर। यानी हमारे देश में सरकारी प्रधानमंत्री का कर्तव्य, मोदी जी का कर्तव्य है कि हिंदी की भाषा का विकास का प्रावधान करते रहेंगे, समय समय पर हिंदी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैंने आपको बताया कि 14 सितंबर 1949 को यानी कि राजभाषा हिंदी को स्वीकृति प्रदान की गई थी, इसलिए 14 सितंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है कि नहीं। और मैंने आपको आर्टिकल 120 बताया था कि जो संसद की भाषा होगी किसमें होगी डियर? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। और आर्टिकल कहने की बता दिया 210 में कहा गया जो विधानमंडल की जो भाषा होगी कहने क्या देखेंगे? हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगी, उस राज्य की विधानमंडल की भाषा में भी की जा सकती है। तो कोई पूछे किस आर्टिकल के तहत संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी में होगी, क्या बताओगे? 120। और किस आर्टिकल के तहत विधानमंडल की भाषा अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगी और उस राज्य की भाषा में क्या बताओगे? 210 में। इतनी बात क्लियर है? बोलो भैया। तो प्रश्न बनेगा किस भाग के अंदर राजभाषा को उल्लेख किया गया? 17। कहां से आर्टिकल है? 343 लिखते हैं। जो राज्य की सबसे फेमस भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? राजभाषा। जो राज्य देश की सबसे फेमस भाषा होती है राजभाषा। जिस भाषाओं से पेपर वर्क आउट किए जाते हैं राजभाषा। जो भाषा बच्चा परिवेश में सीखता है उसको मातृभाषा। जो बच्चा अपने क्षेत्रीय भाषा सीखता है क्षेत्रीय भाषा। और पूछा गया किस आर्टिकल में संघ की भाषा हिंदी होगी, लिपित और नागरिक होगी? 343 1। और राजभाषा हिंदी को स्वीकृति का प्रदान की गई थी 14 सितंबर। हिंदी के साथ अंग्रेजी को कितने वर्षों तक मान्यता दिया जा सकता है? 15। किस आर्टिकल में भारत का राष्ट्रीय राजभाषा का गठन करेगा? 355। और राजभाषा का गठन कब हुआ था? 1955। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर थे। किस आर्टिकल में जो 22 भाषाएं दी गई हर राज्य एक से अधिक भाषाओं को मान्यता दे सकता है? 345। किस आर्टिकल तक संघ राज्य के बीच पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी अंग्रेजी में होगी? 346। किस आर्टिकल के तहत जनसंख्या की मांग पर भारत का राष्ट्रीय भाषा का गठन कर सकता है? 347। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट भाषा अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगी? 348। किस आर्टिकल भाषा संबंधी विधेयक राष्ट्रीय की अनुमति से लाया जाएगा? 349। किस आर्टिकल के तहत अल्पसंख्यक के लिए भारत का राष्ट्रीय विशेष राज्य प्रदान कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत सरकार का कर्तव्य हिंदी की भाषा का विकास प्रदान करेगा? 351। किस आर्टिकल संसद की भाषा अंग्रेजी दोनों में होगी? 120। किस आर्टिकल विधानमंडल की भाषा इंग्लिश अंग्रेजी में होगी? 210 में। तो राजभाषा तैयार कर लोगे? बोलो भैया। इतना जितना मैंने आपको समझाया पूरा कल आधा घंटा इसको नोट करा दिया था, है कि नहीं? चलिए अब हम लोग संसद के बारे में पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? चलिए अब लिखिएगा संसद टॉपिक कंप्लीट करेगा। मैंने आपको संसद हेडिंग डलवाया था कल, याद करो आप। इस टॉपिक को भी देख लिया जाए। संसद आर्टिकल 79। एक में डलाया था लोकसभा। जो आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया। राज्यसभा आर्टिकल 80। तो मैंने आपको डियर इसमें लिखवा दिया था गठन। इसका गठन कब हुआ था? अप्रैल 1952। और इसका गठन कब हुआ था? मई 1952। बोलो क्लियर हुआ? इसके बाद मैंने लिखवा था लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन और हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है। लिखवाया था ना? इसके बाद मैंने आपको योग्यता लिखवाया था, योग्यता क्वालिफिकेशन, है कि नहीं? योग्यता लिखवाना था ना? चलिए लिखिएगा योग्यता में। लोकसभा की योग्यता में लिखिएगा भारत का नागरिक हो, लिखिएगा भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। योग्यता में लिखिएगा भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। हाँ लिखिएगा 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। हाँ 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट लिखिएगा लाइन से मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। हेडिंग डालिएगा जमानत राशि। नेक्स्ट लिखिएगा जमानत राशि, जमानत राशि। जमानत राशि लिखिएगा जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी लिखिएगा 25,000 रुपये। नेक्स्ट लिखिएगा एससी 12,500। हाँ जमानत राशि 25,000 और एससी 12,500 डियर, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा हाँ जमानत राशि, पहले लिख लीजिए जमानत राशि डियर, ठीक। जमानत राशि 12,500 रुपया, 25,000 जनरल ओबीसी, एससी 12,500। नेक्स्ट लिखिए सदस्य संख्या, हेडिंग डालिएगा सदस्य संख्या। हाँ सदस्य संख्या, हाँ सदस्य संख्या में लिखिएगा डियर सदस्य संख्या। नेक्स्ट लिखिएगा सदस्य संख्या,
सदस्य संख्या में लिखेगा 530 प्लस 20 और प्लस 2। 530 कहां से लिए जाते हैं? राज्यों से। 20 केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता। हाँ, एंग्लो इंडियन। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। 530 20 2 552। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन से हो गया। हाँ, 2 एंग्लो इंडियन। नहीं बताता आठ? तुम लोग गधे हो गए हो क्यों? तुम लोग पढ़ भी नहीं करते। नहीं बताता आर्टिकल 331 के तहत भारत के राष्ट्रीय लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन करता है? 2 करता है। अब ना पढ़ो क्यों? वही तो लिखे हैं क्यों? हो गया। चलो लिखो नेक्स्ट लाइन से। लिखो वर्तमान में सांसद 545 हैं। हाँ, वर्तमान में सांसद 545 हैं। वर्तमान में सांसद 545 हैं। वर्तमान में सांसद 545 हैं। नेक्स्ट लिखिएगा आवश्यक गणपूर्ति, यानी लोकसभा को चलाने के लिए कितनी चाहिए? लिखिएगा आवश्यक गणपूर्ति। आवश्यक गणपूर्ति लिखिएगा। आवश्यक गणपूर्ति में लिखिएगा 1/10। 545 के 1/10 निकालो तो कितने सदस्य आएंगे? 55। क्यों? ब्रैकेट में 55 कर लीजिएगा। आवश्यक गणपूर्ति ब्रैकेट में 55 सदस्य। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा निर्वाचन पद्धति, चुनने की विधि, कैसे निर्वाचन होता है? लिखिएगा निर्वाचन पद्धति। लिखिएगा प्रत्यक्ष जनता द्वारा। लिखिएगा प्रत्यक्ष जनता द्वारा। प्रत्यक्ष जनता द्वारा। नेक्स्ट लिखिएगा गुप्त मतदान। हाँ, गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष जनता द्वारा। नेक्स्ट लिखिएगा गुप्त मतदान। नेक्स्ट लिखिएगा शपथ, हेडिंग डालिएगा शपथ। हाँ, शपथ। हाँ, निर्वाचन पद्धति में प्रत्यक्ष जनता द्वारा, पहला। दूसरा गुप्त मतदान। हो गया डियर? हाँ, हेडिंग डालिएगा शपथ। लिखिएगा शपथ में लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा। लिखिएगा शपथ में लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा। शपथ लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट लिखिएगा कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल लिखिएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट लिखिएगा वेतन 1 लाख। नेक्स्ट लिखिएगा वेतन 1 लाख। 1 लाख। नेक्स्ट लिखिएगा पदच्युति, हटाने की प्रक्रिया। पदच्युति में लिखिएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लिखिएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, लोकसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है। पद से हटाया जाता है। लिखिएगा सत्र। मैंने बताया सत्र कितने होते हैं यार? कौन कौन से? बजट सत्र, शीतकालीन मानसून सत्र। चाहे लोकसभा का सत्र हो, चाहे राज्यसभा का, चाहे विधानसभा का सत्र हो, सबका सत्र क्या होता है? सेम होता है। लिख लो सत्र। लिखो बजट सत्र फरवरी से मई। नेक्स्ट लिखो मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। नेक्स्ट लिखो शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। चलो अब हेडिंग लिखो राज्यसभा में। राज्यसभा में लिखना, राज्यसभा का मैंने गठन लिखवा दिया था, जो है कि नहीं? लिखो राज्यसभा में, लिखो गठन मई 1952। ये तो हो गया ना? क्यों? चलिए लिखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन, उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थाई, अस्थाई मतलब परमानेंट सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थाई सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थाई सदन, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन तथा हाउस ऑफ स्टेट, तथा हाउस ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थाई सदन, द्वितीय सदन, हाउस ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब हेडिंग डालेगा योग्यता, क्वालिफिकेशन। योग्यता में लिखिएगा क्वालिफिकेशन। लिखिएगा भारत का नागरिक हो। हाँ, लिखिएगा योग्यता में भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो,
मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, हाँ किसी लाभ के पद पे ना हो, हाँ किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो गया डियर। चलिए अगली लाइन से लिखेगा, किसी लाभ के पद पे ना हो, हेडिंग डालिएगा जमानत राशि, वही सेम है डियर, ठीक, जमानत राशि सेम है, हाँ उसी को कर लीजिएगा सेम, जमानत राशि उसी को छाप लीजिएगा। हाँ जमानत राशि सेम लिखेगा। अब इसमें लिखेगा सदस्य संख्या, सदस्य संख्या में लिखेगा 238 राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेश, इसमें प्लस 12 मनोनीत, 238 प्लस 12 कितना हो जाएगा 250। हो गया डियर, नोट कर लिए। चलिए गुड। सदस्य संख्या के बाद लिखिएगा डियर, वर्तमान में सांसद 245 हैं, नेक्स्ट डालिएगा आवश्यक गणपूर्ति 1/10, 1/10 का 245 निकालेंगे कितना आएगा 25, है कि नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति चुनने की विधि, मैंने बताया राष्ट्रीय चुनाव, उपराष्ट्रीय चुनाव और राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव कैसे किया जाता है बता देना, अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमण द्वारा दिया, ठीक। तो लिखेगा निर्वाचन पद्धति में अप्रत्यक्ष रूप, ऐसे लिखेगा निर्वाचन पद्धति में लिखेगा अप्रत्यक्ष रूप, उसमें लिखेगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, किया जाता है। चलिए लिखिएगा शपथ, शपथ लिखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ लिखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट लिखिएगा कार्यकाल 6 वर्ष, कार्यकाल लिखिएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट लिखिएगा वेतन सैलरी, नेक्स्ट लिखिएगा वेतन सैलरी 1 लाख, वेतन सैलरी 1 लाख। नेक्स्ट लिखिएगा त्यागपत्र, त्यागपत्र लिखिएगा राष्ट्रपति को, त्यागपत्र लिखिएगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा पदच्युति हटाने की प्रक्रिया, पदच्युति, पदच्युति में लिखिएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, पदच्युति में लिखिएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, पदच्युति में लिखिएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है। चलिए लिखिएगा सत्र, हेडिंग डालिएगा सत्र, सत्र में वही कॉपीराइट कर लीजिए, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। लोकसभा में लिखे ना आप, क्यों उसी को कॉपीराइट कर लीजिएगा देख के। हो गया डियर। चलिए अब समझिएगा डियर, यहां तक समझिएगा डियर। लोकसभा राज्यसभा अगर आप समझ लेते हैं तो विधानसभा विधान परिषद समझ लेंगे, उसी से रिलेटेड है। जैसे हम बात करें डियर तो संसद, आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया, लोकसभा आर्टिकल 80 में उल्लेख किया गया और राज्यसभा किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, सॉरी राष्ट्रपति किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया 52 में। अब समझो डियर, क्या डियर, अब सॉरी 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 81 में, लोकसभा आर्टिकल 81 में। मैंने आपको बताया डियर, याद करिए जब मैं आपको विधायिका कार्यपालिका पढ़ा रहा था तो बताया डियर 89 में ऐसे का मैंने बताया डियर, 89 मैजिक कहता डियर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में अगर 89 प्लस करोगे तो रिजल्ट किसका देता है, स्टेट गवर्नमेंट का देता है।
बोलो है कि नहीं? यानी केंद्र के अनुच्छेद में 89 प्लस करोगे तो 89 मैजिक स्टेट गवर्नमेंट का देता है। मैंने आपको बता दिया, आप याद करिए, 89 मैजिक स्टार्ट होता है तो आर्टिकल 72 से होता है, है कि नहीं? 72 में राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति है, 89 प्लस करोगे तो आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में किसकी क्षमता शक्ति है? राज्यपाल की क्षमता शक्ति। बोलो क्लियर हुआ? तो वैसे डियर आप देखेंगे डियर, मैंने आपको बताया सरला, सरला का ट्रिक बताया था डियर, आप याद करिए, मोबाइल नंबर बताया था सरला का 79 80 और 81, है कि नहीं? मतलब 00 रियल नंबर नहीं, पता चले रियल नंबर आप डाल के, है कि नहीं? ऐसे आपको याद करने को बताते हैं। जैसे मैंने बता दिया सस हो जाएगा संसद, आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख किया गया? संसद का। रस हो जाएगा राज्यसभा, आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख किया गया? राज्यसभा का। लोस हो जाएगा लोकसभा, और आर्टिकल 81 में किसका उल्लेख किया गया? लोकसभा का, है कि नहीं? तो डियर पूछा जाता है डियर कि संसद किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 79 में, राज्यसभा किस आर्टिकल में? 80 में, और लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में। अगर जस्ट 89 इसमें आप प्लस करते रहोगे तो स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, है कि नहीं? बोलो। आर्टिकल 168 में किसका उल्लेख किया गया? विधानमंडल का। और आर्टिकल 169 में, सॉरी, आर्टिकल 169 में किसका उल्लेख किया गया? विधान परिषद का। और आर्टिकल 170 में किसका उल्लेख किया गया? विधानसभा का। यहां तक तो क्लियर हुआ? बोलो भैया। तो कहने का सेंस यार है कि हमारे अंतर्गत आप देखेंगे यार 79 आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया, और आर्टिकल 168 में विधानमंडल का उल्लेख किया गया। केंद्र के लिए संसद होता है तो राज्य के लिए क्या होता है? विधानमंडल होता है। केंद्र के लिए लोकसभा होता है तो राज्य के लिए क्या होता है? विधान परिषद होता है, जो आर्टिकल 79 में लगे। केंद्र के लिए लोकसभा होता है तो राज्य के लिए क्या होता है? विधानसभा होता है, जो आर्टिकल 170 में उल्लेख किया गया, है कि नहीं? तो कोई पूछे यार कि संसद किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 79, राज्यसभा किस आर्टिकल में? 80, राष्ट्रपति किस, सॉरी, लोकसभा किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 81 में, और विधानमंडल किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 168, और विधान परिषद किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 169, और विधानसभा किस आर्टिकल में? 170। तो वैसे आप देखेंगे डियर, जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, वैसे आप देखेंगे डियर विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा आर्टिकल 170 में आपने पढ़ा, विधान परिषद 169 में, और राज्यपाल किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 53 में। तो कहने का सेंस यार कि जैसे केंद्र के लिए संसद होता है, राज्य के लिए क्या होता है? विधानमंडल। केंद्र के लिए लोकसभा तो राज्य के लिए क्या होता है? विधानसभा। केंद्र के लिए राज्यसभा तो राज्य के लिए क्या होता है? विधान परिषद होता है। केंद्र के लिए राष्ट्रीय तो राज्य के लिए क्या होता है? राज्यपाल होता है। इतनी तो बात क्लियर है? बोलो भैया। अब देखो, अगर हम कहें यार कि लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, इसके कई नाम है। तो वैसे आप देखेंगे यार विधानसभा के भी निम्न सदन कहेंगे, अस्थायी सदन कहेंगे, प्रथम सदन कहेंगे, हाउस ऑफ द पीपल कहेंगे। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें लोकसभा की बनने की एज 25 वर्ष है, तो विधानसभा की एज कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष, है कि नहीं? क्योंकि केंद्र के लिए लोकसभा, राज्य के लिए क्या होता है? विधानसभा होता है। मैंने कहा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा यार? 5 वर्ष। लोकसभा के लिए जमानत राशि 25,000 जनरल ओबीसी होती है, वो चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे राज्यसभा हो, सबकी जमानत राशि जनरल ओबीसी क्या होती है? सेम होती है कि नहीं? लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। लोकसभा की वेतन सैलरी 1 लाख रुपया होती है, तो विधानसभा की सदस्यों की सैलरी कितनी होगी? हर राज्यों की अलग अलग विधान परिषद को होती है, 1 लाख नहीं होगी, है कि नहीं? लोकसभा का चुनाव जो होता है जनता प्रत्यक्ष द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है, यानी गुप्त मतदान होता है। तो ऐसे विधानसभा का चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, यानी गुप्त मतदान होगा, है कि नहीं? बोलो बोलो भैया। मैंने कहा कि लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद, सबका सत्र एक ही होता है। सत्र 3 होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन, मानसून सत्र होते हैं, है कि नहीं? तो आपसे कोई पूछे यार कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद के सत्र कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? बजट सत्र, शीतकालीन और मानसून सत्र। मैंने कहा यार कि लोकसभा के लिए आवश्यक गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए, तो ऐसे विधानसभा के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितना होनी चाहिए? 1/10। चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, सबके लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। यानी 1/10 का मतलब कि कम से कम 1/10, यानी जैसे लोकसभा की मिनिमम 545 सीटें हैं, तो सरकार चलाने के लिए कम से कम 1/10 यानी कम से कम 55 सदस्य चाहिए डियर, है कि नहीं? अगर 55 सदस्य लोकसभा के रहें तभी सरकार चल सकती है, अदरवाइज नहीं चल सकती, है कि नहीं? तो पूछा जाता है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? क्या बताओगे? 1/10। क्लियर हुआ यहां तक? बोलो भैया। देखो पूरा चैप्टर ही हम आपको समराइज करके बता रहे हैं। तो देखो, लोकसभा को का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। लोकसभा बनने की एज 25 वर्ष होती है। जनरल ओबीसी की जमानत राशि 25,000 होती है, और यानी कि एससी कितनी होती है? 12,500। सदस्य संख्या मैंने आपको नहीं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि मिनिमम सीटें 552 है और मैक्सिमम सीटें कितनी है? 545 है कि नहीं? बोलो। 530 आप देखेंगे राज्यों से लिए जाते हैं, है कि नहीं? सांसद, और 20 केंद्र शासित प्रदेश लिए जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। यानी मैक्सिमम सीटें कितनी? 552 है। तो कोई पूछे कि लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी? 552। मिनिमम सीटें 545। 530 कहां से लिए जाते हैं? राज्यों से। 20 कहां से लिए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और 2 एंग्लो इंडियन भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही राज्यसभा को भी यानी कि अस्थायी सदन, परमानेंट सदन, हाउस ऑफ द स्टेट कहते हैं हमारे अंतर राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा का गठन हुआ था अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की जो मिनिमम सीटें 245 और मैक्सिमम सीटें कितनी है? 252 है। और 252 में 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लिए जाते हैं, और प्लस भारत के राष्ट्रीय 12 व्यक्तियों को क्या करता है? मनोनीत करता है। तो 238 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो वैसे आप देखेंगे 245 मिनिमम में आवश्यक गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, चाहे विधान परिषद का चुनाव वो कैसे किया जाता है? प्रदेश रूप से किया जाता है, जिसका नाम है अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाता है। इतनी क्लियर हुई? तो राज्यसभा
कि बनने की एज 30 वर्ष होनी चाहिए, वैसे विधान परिषद की बनने की एज कितनी होगी? 30 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल आप देखेंगे 6 वर्ष होता है, वैसे विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो यहां तक प्रश्न आएगा, कर लियोगे? बोलो भैया। चलो बताओ, संसद के कुल कितने अंग होते हैं? कौन कौन से? संसद किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 79। लोकसभा किस आर्टिकल में? 81। राज्यसभा किस आर्टिकल में? 80। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 52 में। किस सदन को निम्न सदन हाउस ऑफ द पीपुल प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है? लोकसभा को। किस सदन को द्वितीय सदन हाउस ऑफ द स्टेट यानी कि कहा जाता है, उस सदन कहा जाता है, क्या बताओगे? राज्यसभा को। लोकसभा बनने की एज कितनी होनी चाहिए? 25। और राज्यसभा बनने की एज 25। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद के लिए जनरल ओबीसी के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 25,000। एससी के लिए कितनी होनी चाहिए? 12,500। लोकसभा की मिनिमम सीटें कितनी है? 552। और मैक्सिमम सीटें कितनी है? 552। 530 कहां से लिए जाते हैं? राज्यों से। 20 कहां से लिए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। 2 इंग्लैंड क्या करता है? भारत राष्ट्रीय मदद करता है। लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10। लोकसभा और राज्यसभा के लिए सत्र कितने होने चाहिए? 3। पहला सत्र कौन सा? बजट सत्र। दूसरा शीतकालीन। तीसरा मानसून सत्र। कोई पूछे यार कि राज्यसभा की मिनिमम सीटें कितनी है? 245। मैक्सिमम सीटें 252। कोई पूछे यार 250। कोई पूछे यार कि आपके अंदर लोकसभा की राज्यसभा की एज कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो भैया। चलिए तो लिखिएगा, लोकसभा नोट में लिखिएगा, कुछ फैक्ट स्टडी के लिखिएगा। हाँ लिखिएगा, लोकसभा नोट में लिखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष एग्जाम में पूछा गया डियर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर, जिसे गणेश वासुदेव मालवंकर कहते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर थे, जिसे जीवी मालवंकर कहते हैं। हाँ, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर, जिसे हम जीवी मालवंकर कहते हैं। हाँ, इनका जीवी मालवंकर, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवी मालवंकर थे। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, लोकसभा की प्रथम एवं दलित महिला स्पीकर। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला एवं दलित स्पीकर। लोकसभा की प्रथम महिला एवं दलित स्पीकर, महिला एवं दलित स्पीकर मीरा कुमार, मीरा कुमार थी। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की प्रथम महिला एवं दलित स्पीकर मीरा कुमार थी। हाँ, मीरा कुमार थी। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, भारत की प्रथम महिला सांसद, भारत की प्रथम महिला सांसद भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन। यहां पर लिखेंगे राधाबाई सुब्रायन थी, राधाबाई सुब्रायन थी। हाँ, यहां पर लिखें राधाबाई सुब्रायन थी। हाँ, देखिए भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन थी। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, उत्तर प्रदेश से 80 सांसद, उत्तर प्रदेश से 80 सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 80 निर्वाचित सांसद किए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, यदि लोकसभा का कोई भी सदस्य, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, यदि लोकसभा का कोई भी सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित यानी एब्सेंट, यदि लोकसभा का कोई भी सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो यदि लोकसभा का कोई भी सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता यानी मेंबरशिप, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। चलिए अब लिखिएगा राज्यसभा के अंदर, लिखिएगा राज्यसभा के अंतर्गत। हाँ, लिखिएगा राज्यसभा के अंतर्गत। बोले डियर, बोले। लिखिएगा राज्यसभा के प्रथम सभापति, राज्यसभा के प्रथम सभापति, राज्यसभा के प्रथम सभापति, राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर हामिद अंसारी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर हामिद अंसारी थे। डॉक्टर हामिद अंसारी थे। डॉक्टर हामिद अंसारी थे। हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, उत्तर प्रदेश से 31 सांसद, उत्तर प्रदेश से 31 सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश से 31 सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से 31 सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, किए जाते हैं। हो गया डियर? चलिए गुड। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। लिखिए, देखो, चाहे लोकसभा का सदस्य, चाहे राज्यसभा, चाहे विधान परिषद का हो, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो लिख लो, इसको लिखवा रहे, लिखो, यदि राज्यसभा का कोई भी सदस्य, यदि राज्यसभा का कोई भी सदस्य 60 दिनों तक, यदि राज्यसभा का कोई भी सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो यदि राज्यसभा का कोई भी सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता यानी मेंबरशिप, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा डियर, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के लिए, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के लिए सेवा निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर, और यहां पर लिखेंगे सेवानिवृत्त मतलब रिटायर, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उतने ही पुनर्निर्वाचित होते हैं, और उतने ही पुनर्निर्वाचित होते हैं, और उतने ही पुनर्निर्वाचित होते हैं। चलो अब अगली हेडिंग डालो, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अगली हेडिंग डालना लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अगली हेडिंग डालना लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हेडिंग डालना आर्टिकल 93। तो मैंने आपको बता दिया लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में, हमने बताया, आप याद करो डियर। मैंने अभी जस्ट बताया कि लोकसभा की मिनिमम सीटें कितनी है डियर, बोलो 545 है, और मैक्सिमम सीटें कितनी है? 552। किसी भी सरकार को बनाने के लिए, पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए लगभग कितने परसेंट वोट सीटें चाहिए? 50%, यानी 273 प्लस ला देता है 272, तो उसकी क्या बन जाएगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, है कि नहीं? तो मैंने आपको बता दिया प्रोडम स्पीकर के बारे में, याद करो, प्रोडम स्पीकर के बारे में बताता, मैंने बता दिया प्रोडम स्पीकर के बारे में, याद करो आप, जब संसद शब्दावली पढ़ा रहा था, प्रश्नकाल, शून्यकाल, तरांकी प्रश्न, तरांकी प्रश्न, बता देना। तो तुम मोबाइल बहुत चलाते हो, क्यों? तुमको देखते मोबाइल पर टच कर जाते हो, उसको मोबाइल बैग में रख लो या पॉकेट में रख लो, उसको ऊपर ना रखा करो, क्यों? तुम देखते तुम्हारा मोबाइल पर ध्यान रहता है हर बार, ऐसा कल भी देखे, परसों भी देखे, आज भी देख रहे हैं, क्यों? अगर ज्यादा दिक्कत तो बाहर चले जाओ, आधे घंटे के अंदर लगाओ, एक बार डांटे थे तभी नहीं तुमको समझ में आ रहा है, मतलब पढ़ा रहे हैं चीज के अंदर, पूछे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी नहीं किया, कम से कम पढ़ने में सही रहता, चलो टीचर अवॉइड कर देता। एक तो गधे भी हो, कुछ आ भी नहीं रहा, A to Z भी नहीं आ रहा, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तब चीजें क्या। चलो बताओ प्रोडम स्पीकर क्या है, बताओ, बताएं, बताओ प्रोडम स्पीकर क्या होता है, बताओ क्या अस्थायी रूप से? अच्छा सदस्य बनाओ, गधे कहीं के। प्रोडम स्पीकर मैंने बता दिया डियर, प्रोडम स्पीकर क्या है मैंने बता दिया, लोकसभा की मिनिमम सीटें 552 है, मैक्सिमम सीटें 552, किसी भी सरकार बनाने के लिए 273 सीटें चाहिए, चाहिए कि नहीं? मैंने बता दिया डियर कि प्रोडम स्पीकर का जो कार्य होता है, जो 545 सदस्य होते हैं पक्ष पार्टी के, विपक्ष पार्टी के, जो निर्वाचित होते हैं, उनको क्या दिलाना डियर? शपथ दिलाना, है कि नहीं? और इसी के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या करना डियर? निर्वाचन करना। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या करना? निर्वाचन कराना। और पूरे सांसदों को शपथ दिलाना ही क्या कहलाता है? प्रोडम स्पीकर कहलाता है। और भारत के प्रथम प्रोडम स्पीकर थे जीवी मालूमकर, गणेश वासुदेव मालूमकर थे। और जैसे शपथ दिला लेता है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, निर्वाचन कर लेता है, उसका प्रोडम स्पीकर का कार्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रोडम स्पीकर द्वारा शपथ लिए रहते हैं, है कि नहीं? इसलिए शपथ नहीं लेते हैं, मैंने बताया था अनुसूचित 3 के तहत, है कि नहीं? और प्रोडम स्पीकर का कार्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष संविधान के आर्टिकल 93 में उल्लेख किया गया, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है डियर, वो 5 वर्ष का होता है कि नहीं? और वेतन कितनी दी जाती है? 4 लाख रुपए देते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो कार्य होता है, लोकसभा के कार्यों को संचालित करना, लोकसभा का क्या होता है? कार्य होता है। क्लियर हुआ? तो लिखो आर्टिकल 93 में, लिखो, लिखो आर्टिकल 93 लिखो। इसके तहत लिखो, इसके तहत लोकसभा के कार्यों को संचालित करने के लिए, इसके तहत लोकसभा के कार्यों को संचालित करने के लिए, इसके तहत लोकसभा के कार्यों को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष यों एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष यों एक उपाध्यक्ष होगा। नेक्स्ट लाइन लिखिए डियर, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगली लाइन लिखिएगा। यह एक संवैधानिक पद है, यह एक संवैधानिक पद है। नेक्स्ट लिखिएगा डियर, आर्टिकल एक संवैधानिक पद है, हेडिंग डालिए निर्वाचन, निर्वाचन लिखिएगा, निर्वाचन लिखिएगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लिखिएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। हो गया डियर? चलिए गुड। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। कार्यकाल, कार्यकाल लिखिएगा 5 वर्ष,
कार्यकाल लिखिएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट लिखिएगा शपथ, नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग डालिएगा शपथ, लिखिएगा इस शपथ नहीं लेते हैं, लिखिएगा शपथ में इस शपथ नहीं लेते हैं, इस शपथ नहीं लेते हैं, इस शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा वेतन, वेतन लिखिएगा 4 लाख, वेतन लिखिएगा 4 लाख, वेतन लिखिएगा 4 लाख। नेक्स्ट लिखिएगा त्यागपत्र, त्यागपत्र लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा त्यागपत्र, त्यागपत्र लिखिएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, लिखिएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, तथा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। चलिए अब अगली हेडिंग डालेगा आर्टिकल 94, लिखिएगा आर्टिकल 94 लिखिएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, लिखिएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है। टाइम हो गया क्या जी, क्यों, चलो कोई बात नहीं, लिखो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है। चलो हेडिंग डाल के छोड़ दो, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, जितना पढ़ाएं इतना पढ़ के आइएगा, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य, ठीक, इतना तैयार कर लेंगे ना आप लोग, क्यों बोलो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्य। चलिए नेक्स्ट आपकी टेक्निकल चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे।